जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइज, हम लोग जो है वो बात करेंगे अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो कंक्लूड हुई है बाकू के अंदर, उसके बारे में। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि बाकू कहां पर है? ये जो क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर ये फोकस था, इस क्लाइमेट ऑफ पार्टी 29 का, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का, जिसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसे में भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे में काफी सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो क्लाइमेट एक्शन की अर्जेंसी हमें आईपीसीसी रिपोर्ट से पता चलती है। आईपीसीसी ने वार्न किया है कि अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट तक मेंटेन करना है तो कार्बन एमिशंस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन जरूरी है। सिंपल शब्दों में कि हमें बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो यानी कि इस टारगेट को मेंटेन करना है। तो लेकिन क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे? तो करंट पॉलिसीज अगर ऐसी ही चलती रही तो टेम्परेचर राइज हो सकता है 3.1 डिग्री सेल्सियस तक, जो बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 को फाइनेंस सीओपी का नाम दिया गया है। याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 को फाइनेंस सीओपी का नाम दिया है, जहां फोकस था कि डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे हेल्प किया जा सके इन देयर क्लाइमेट गोल्स। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो बाकू अजरबैजान में हुई है, इसका मेन एजेंडा था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल एनसीजीक्यू को सिक्योर करना। ये एनसीजीक्यू बेसिकली एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जो डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स के लिए सेट किया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करना और क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करना काफी जरूरी है, लेकिन इसमें काफी हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है। ये ही एनसीजीक्यू का पर्पस है, इन कंट्रीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना। लेकिन गाइस, यहां एक बड़ा चैलेंज है। किस चीज का? फाइनेंसिंग का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलार या विंड एनर्जी इनिशियली काफी महंगी होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स लेना कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इनका क्रेडिट रेटिंग लो होता है। एफोर्डेबल लोन्स और ग्रांट्स तक पहुंच लिमिटेड है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में रुकावट बनती है। अब बात करते हैं डेवलप कंट्रीज की कमिटमेंट्स की। गाइस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का टारगेट था 5 to 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक फंडिंग 2030 तक सिक्योर करना। लेकिन डेवलप कंट्रीज ने सिर्फ 300 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली ऑफर किया है टिल 2035। ये अमाउंट एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए इनएडिक्वेट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज भी हैं जो पहले कैनकन 2010 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 2021 में रेज किए गए थे, लेकिन अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है गाइस कि जो ये टारगेट इन्होंने सेट किया, तो ये कहा यह जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज सिर्फ 300 बिलियन यूएस डॉलर ऑफर कर रही है टिल 2035 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का टारगेट 5 to 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक की फंडिंग सिक्योर करना था। और इंडिया ने भी इस चीज पर निंदा करी है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन फ्यूल प्रमोशंस और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के थ्रू अपनी तरफ से काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिया का फोकस है अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना और अपनी एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल सोर्सेज से फुलफिल करना। लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना डेवलपिंग कंट्रीज का स्ट्रगल अभी भी ज्यादा है। तो फ्यूचर रोड मैप क्या है?
तो डेवलप कंट्रीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेना होगा और इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग को प्रमोट करना होगा। क्लाइमेट फाइनेंस का फोकस होना चाहिए अर्जेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स के ऊपर। अगर ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए तो ही हम ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को कम कर सकेंगे, वरना नहीं। तो डेवलप कंट्रीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, ये था एक डिटेल्ड डिस्कशन बाकू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 और NCGQ का। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब कुछ नोट्स ले लो आप। जैसे IPCC की वार्निंग क्या है कि 1.5 डिग्री टारगेट्स की डिमांड इमीडिएटली एमिशन रिडक्शन से कंप्लीट करनी पड़ेगी, और करंट पॉलिसी जो चल रही है वैसी चलती रहेगी तो 3.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का फोकस यही था। NCGQ का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर फोकस करना, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिल सके। चैलेंजेस क्या है? कॉस्ट बहुत ज्यादा है एनर्जी ट्रांजिशन में या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को मिटिगेट करने में, और फिर बोरिंग्स जो है वो काफी कॉस्टली हैं, लिमिटेड एक्सेस है फंड्स का ग्रीन टैक्स के लिए। फिर डेवलप कंट्रीज ने कमिट किया $300 बिलियन वो हर साल देंगे 2035 तक, और ये 5 to 7 ट्रिलियन की मेन डिमांड थी, उससे बहुत ज्यादा कम है, सोचिए आप। और ये लोग तो साले अपना वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। पिछली बार का टारगेट जो $100 बिलियन का था वो तक नहीं दे पाए, तो कैसे $300 बिलियन देंगे? अब वो भी एक चैलेंज है कि अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। और इंडिया का प्रयास यही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर काम करना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना, और फ्यूचर रोड मैप यही है कि भाई जो भी बर्डन है वो सभी डेवलप कंट्रीज इक्वली शेयर करें। डेवलपिंग तो बर्डन सही रही है, डेवलप कंट्रीज इस पर फोकस करें, जवाबदेही बढ़ाएं, अर्जेंट फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता की बात जो है वो की गई है। तो गाइज, ये था ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी, राइट? गाइज, हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रीथिंकिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर अ मीनिंगफुल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30। ये टॉपिक GS पेपर 3, पेपर 2 और ऐसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जो बाकू अजरबैजान में हुई थी, जिसके बारे में पिछले आर्टिकल में ही हमने डिस्कस किया। तो गाइज, ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है इस पे काफी आलोचनाएं देखने को मिली, लोगों का, कंट्रीज का गुस्सा जो है वो देखने को मिला डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ग्लोबल अथॉरिटी का एब्सेंस। एक ऐसी अथॉरिटी जो क्लाइमेट एक्शन को नेगोशिएट करे और लागू करवाए फोर्सफुली। देखा गया कि जो अर्जेंट क्लाइमेट क्राइसिस के इश्यूज हैं उन्हें इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया गया। तो ये प्रॉब्लम्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फ्रेमवर्क की एफिशिएंसी पर सवाल उठा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर तो आप हर साल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, बट भाई रिजल्ट क्या निकल रहा है? कुछ नहीं। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कॉन्फ्रेंस करके डिस्कस करके क्या मतलब भाई? एक इनोवेटिव कंसेप्ट समझते हैं, थिएटर ऑफ नेगोशिएशंस। लिख लेना, थिएटर ऑफ नेगोशिएशंस। ये आइडिया ब्रूनो लेटोर और लॉरेंस टुबानिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की पहले प्रपोज किया था। इसका आइडिया था रोल प्लेइंग। तो इसमें ह्यूमन के साथ साथ नॉन ह्यूमन एंटिटीज को भी रिप्रेजेंट करना शामिल था, जैसे ओशियन, एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट एटसेट्रा। यानी कि अलग अलग, अब जैसे जंगल की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और वो जंगल की तरफ से बात करे, ओशियन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए, ओशियन की तरफ से बात करे। ये एक इनोवेटिव कंसेप्ट लाया गया था इस दौरान, थिएटर नेगोशिएशन। इसमें यह चीज थी रोल प्लेइंग का कंसेप्ट, कि कोई किसी की तरफ से जो है वो रोल प्ले कर रहा है, राइट? कि मैं फॉरेस्ट की तरफ से बोलना चाहता हूं कि आप जो पेड़ काट रहे हैं उससे हम लोग को तकलीफ हो रही है। देखो ये चीज कि एक प्रकार से एक लॉयर जो किसी का फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक बेहतरीन इनोवेटिव मॉडल यहां पर देखने को मिला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान। अब बात करते हैं एक यूनिक और इवॉल्विंग आइडिया की, नॉन ह्यूमन एंटिटीज को अधिकार देना। क्या मतलब है इस कंसेप्ट का? जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने कुछ इकोसिस्टम को लीगल राइट दिए हैं, पता है आपको? कोर्ट्स और पार्लियामेंट्स इकोसिस्टम को एक लीगल आइडेंटिटी की तरह मानती है जो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। इसका पर्पस यह है कि नेचर की बेटर प्रोटेक्शन और क्लाइमेट नेगोशिएशन में इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति अगर गंगा नदी को पल्यूट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी,
और गंगा नदी के पास एक लीगल राइट है कि उसको अगर हानि पहुंच रही है तो जिसने हानि पहुंचाई है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ऐसा। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने किया। इवन अल सल्वाडोर, जहां तक मुझे याद है, उसने भी जो है वो लीगल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए अपने फॉरेस्ट वगैरह को, इकोसिस्टम को। सो गाइस, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है क्लाइमेट नेगोशिएशन में। एक और क्रिटिकल पॉइंट उठाता है इस समिट के दौरान एक आर्टिकल कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट्स को ऐसी लोकेशन में होस्ट करना चाहिए जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंट्रीज हैं। काफी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा कि आप इस कॉन्फ्रेंस को ऐसी जगह पे रखो जहां पर फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, जैसे अरब कंट्रीज वगैरह। ब्राजील में होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहां पर होगी? ब्राजील। इससे उम्मीद है कि ये इशू टैकल किए जाएंगे। एक और सजेशन है कि होस्टिंग इक्विटेबल लोकेशन में हो और कमिटमेंट्स ट्रांसपेरेंट बनाए जाएं। अब बात करते हैं ब्राजील में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 की। इस समिट में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को एक एंटिटी के रूप में इंक्लूड करना, यानी कि उसको लीगल राइट देना। यह अप्रोच ग्लोबल कंपटीशन में गैप्स को फिल कर सकती है और डाइवर्स व्यू पॉइंट इंश्योर करने में मदद करेगी। एक इनोवेटिव और इंक्लूसिव गवर्नेंस मॉडल की जरूरत है जो हर स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करे। सो गाइस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगा रीथिंकिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर हम इनोवेटिव आइडियाज जैसे थिएटर ऑफ नेगोशिएशन और नॉन ह्यूमन एंटिटीज के अधिकार को इंप्लीमेंट करें तो क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करना पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप नोट्स के तौर पर जो है वो ये मेंशन कर सकते हो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के क्या चैलेंजेस थे, कि ग्लोबल अथॉरिटी की कमी क्लाइमेट एक्शंस को लागू करने के लिए, स्लो प्रोग्रेस थी जिसमें अर्जेंट एक्शंस लेने की आवश्यकता है, फिर इनोवेटिव मॉडल्स जैसे थिएटर ऑफ नेगोशिएशंस यहां पर हम लोग को देखने को मिले, रोल प्लेइंग का काम जो है वो किया गया, नॉन ह्यूमन एंटिटीज जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, वाटर बॉडीज, इन सबको इंक्लूड किया गया, फिर रिकॉग्नाइज किया गया इकोसिस्टम को कि इनको लीगल राइट्स जो है वो मिलना चाहिए। इंडिया और न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी ग्रांट किए हुए लीगल राइट्स। इवन आप इसमें एल सल्वाडोर भी मेंशन करिएगा क्योंकि मुझे 100% पता है एल सल्वाडोर ने भी किया है क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया हुआ है इस टॉपिक को। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्रीज के ऊपर के अंदर होस्ट करनी चाहिए और इक्विटेबल लोकेशंस और क्लियर कमिटमेंट्स की आवश्यकता है। और ब्राजील जो है वो इनोवेटिव मॉडल को टेस्ट करेगा और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को एज अ लीगल एंटिटी के तौर पर जो है वो शामिल करने की बात की गई है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि ये सब टॉपिक्स में देखो आपको कितने अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, टर्म्स मिल रहे हैं। थिएटर ऑफ नेगोशिएशन हो गया, राइट, लीगल राइट्स के बारे में आपको एक आइडिया मिला। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर वर्स के एक आर्टिकल के बारे में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और साइक्लोनिक एक्टिविटी के इंपैक्ट पर फोकस करता है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए अभी रिसेंटली साइक्लोन के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक है। क्या आप बता सकते हो कौन सा साइक्लोन था ये? अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन फेंगल के बारे में तो और इसके इंपैक्ट के बारे में। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में ये जो तूफान आया था इसकी वजह से काफी दिक्कतें आई। 15 मिलियन लोग डायरेक्टली इंपैक्ट हुए, यानी कि 1.5 करोड़ लोग, और लगभग 70 लाख फैमिलीज को अपना घर बार सब छोड़ना पड़ गया। सिर्फ एक दिन में 40 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ ने फार्मलैंड्स और विलेजेस को पूरी तरह से तहस महस कर दिया। तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट में एक लैंडस्लिप के कारण 7 लोगों की जान चली गई जिनमें से 5 बच्चे थे। ऐसे इंसिडेंट्स हमें दिखाते हैं कि साइक्लोन के बाद का डिस्ट्रक्शन कितना सीवियर हो सकता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने 2000 करोड़ का रिलीफ पैकेज सेंटर से मांगा और पुडुचेरी सरकार ने 210 करोड़ रुपए की इमीडिएट असिस्टेंस अनाउंस करी।
रिलीफ कैंप्स, डिस्प्लेस फैमिलीज की रिहैबिलिटेशन और फ्लड हिट एरियाज के लिए क्विक रिस्पॉन्स मेजर्स लिए गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह पर्याप्त है? तो सदर्न पेनिनसुला हर साल एटलीस्ट 4 साइक्लोन्स का सामना करता है। जैसा आईएमडी प्रिडिक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून वेरिएशन की वजह से यह फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर वन, फ्लड डिफेंसेस जैसे बंड्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए बंड को और मजबूत बनाना पड़ेगा कि पानी जो है वो हम रोक सकें। ऐसे बैरियर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसको बंड बोलते हैं। वाटर कोर्सेस का रेगुलर सिल्ट रिमूवल इंश्योर करना होगा, यानी कि पानी में जो सिल्ट जो जमा जाता है ना, मिट्टी, तो उसको कंटिन्यूअसली जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। वाटर बॉडीज को एनक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि जहां जहां पर जब आप देखते हो कई बार नदी के आसपास जो है वो अतिक्रमण जो है वो हो जाता है, लोग जो है वो बस्ती बसा लेते हैं, तो वह एकदम से बाढ़ आएगी, नदी फैलेगी, तो सबसे पहले यही बस्ती जो है वो चपेट में आएगी, झुग्गी झोपड़ियां चपेट में आएंगी। तो चेन्नई के फ्लड रिस्क मिटिगेशन कमेटी को अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक करनी चाहिए ताकि बेटर प्लानिंग जो है वो हो सके। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन टेक्निक्स जो है ना, अब सफिशिएंट नहीं है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और डिजास्टर रेजिलियंस फ्रेमवर्क पर काम करना होगा जो क्लाइमेट चेंज के नए चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। और गाइज, ये जो तूफान जो आया था फेंगल, ये हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि प्रिपेयर्डनेस ही की है। सिविल सर्विसेज के लिए आपको इस टॉपिक पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी हो या पेपर 3 का डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर ऐसे राइटिंग हो। अब देखो, शॉर्ट नोट्स आप इस प्रकार के अपने पास बनाएं कि साइक्लोन फेंगल जो था उसमें 15 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, 7 मिलियन फैमिली डिस्प्लेस्ड हुई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा, हैवी रेनफॉल हुई 40 से 50 सेंटीमीटर पर डे, ये सीवियर लिख सकते हो हैवी की जगह। फ्लड्स आए, लैंडस्लिप्स हम लोग को देखने को मिली। गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स, तमिलनाडु ने 2000 करोड़ रुपए की डिमांड करी, पुडुचेरी ने 210 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है अनाउंस किया। फोकस यही है रिलीफ कैंप्स और रिहैबिलिटेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये है कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के चलते इस प्रकार के तूफान की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो है वो बहुत ही कमजोर जो है वो फ्लड डिफेंस है, इसको मजबूत बनाना पड़ेगा। फ्लड डिफेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट और रेजिलियंस प्लान की हमें आवश्यकता है आज की डेट में काफी ज्यादा। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक, और इस तरीके के टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब गाइस, इस टॉपिक के अंदर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की बात हो रही है। तो देखो, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई अभी। इस पर काफी बार इनका आउटकम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिसअपॉइंटिंग होता है, जो इस बार देखने को भी मिला। अभी तक तो आप ये चीज समझ ही चुके होंगे आज के लेक्चर में। तो ऐसे में लोकल एक्शन एक गेम चेंजर बन सकता है। रीसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में जो हुआ उसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, अब याद ही हो जाएगा आपको। डेवलप कंट्रीज ने संकल्प लिया है कि 300 बिलियन यूएस डॉलर वो हर साल प्रोवाइड कराएंगे क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर 2035 तक। प्रॉब्लम क्या है, ये फंडिंग डेवलपिंग कंट्रीज की जरूरत से काफी कम है। अब आप बता दो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि कितनी जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज को, कितनी डिमांड थी उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में। अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही, बताओ, देखते हैं किसको पता है, कौन फोकस के साथ पढ़ रहा है। तो फंडिंग काफी कम है, और डेवलप कंट्रीज अभी भी फॉसिल फ्यूल पर ज्यादा डिपेंडेंट है, और उनका नेट जीरो टारगेट अचीव करना मुश्किल ही लग रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर जो डेवलप कंट्रीज है वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है क्लाइमेट एक्शंस के लिए, या उतना कंट्रीब्यूशन करने के लिए इच्छुक नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, ग्लोबल एग्रीमेंट इतना डिफिकल्ट है क्यों? है क्यों प्रॉब्लम आ रही है?
तो फॉसिल फ्यूल लॉबी और क्लाइमेट डिनायल जो डेवलप्ड नेशन में है वो एक मेजर बैरियर है। मतलब वो पैसा देना नहीं चाह रहे, उनकी जेब से पैसा नहीं निकल रहा, वो सोच रहे हैं कि यार ये काय को हम करें, इसमें हमारा क्या फायदा। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को होता है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। ये इनइक्वालिटी नेगोशिएशंस को और टफ बना देती है। पर गाइस याद रखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे ग्लोबल एग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल जरूरी हैं। ये बताते हैं कि कॉपरेशन से कुछ तो प्रोग्रेस होती है, कुछ तो फायदा होता है। एक और रियलिटी समझना जरूरी है। स्टडीज कहती है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टारगेट जो है वो खत्म हो जाएगा, अचीव ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं? नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ गए, देख नहीं रहे अभी साइक्लोन फेनिगल के बारे में हमने चर्चा करी। हीट स्ट्रेस देख लो आप, बढ़ता हुआ सी लेवल आप देख लो, ऐसे ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती है। You can go back, man. एक्शन डिले करना इम्पैक्ट को और सीवियर बनाता है और मिटिगेशन का इफेक्टिवनेस कम कर देता है। अब बात करते हैं इंडिया के रोल की, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुक्त बिजली योजना, यह क्लीन एनर्जी प्रमोट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव जीरो एमिशन व्हीकल्स को बूस्ट करता है, प्रमोट करता है। परफॉर्म अचीव ट्रेड, इंडस्ट्रीज को एमिशन रिड्यूस करने और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने का यह प्लान है। कार्बन इंटेंसिटी का रिडक्शन, इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट जीडीपी को रिड्यूस करना, यह प्लान बनाया है हमने। तो ग्लोबल सहमति काफी स्लो है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम रुक जाएं। लोकल और नेशनल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना हमारे हाथ में है। एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एरियाज में इंडिया को अपनी वल्नरेबिलिटीज के हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। मिशन लाइफ के थ्रू ग्रास रूट लेवल पर सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना जरूरी है। सो गाइस, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इश्यू तो है, लेकिन सोल्यूशन काफी लोकल हो सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी चीज आपको मिली, बेहतरीन। तो टाइटल में जो है वो ये जरूर जो है वो डाल देना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? थिंक डैश एक्ट डैश। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स भर दो, थिंक डैश एक्ट डैश। तो भैया ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का रिजल्ट जो आपको ऑलरेडी पता ही है, फिर से अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो। वैसे एक बार नोट्स ही बनाने रहते हैं, बार बार नहीं, ये मत लिखना इसका रिजल्ट। बाकी चैलेंजेस जो है वो हम लोग को क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि फॉसिल फ्यूल्स जो लॉबीज हैं और ये हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये फॉसिल फ्यूल लॉबीज और क्लाइमेट डिनाइल डेवलप कंट्रीज के अंदर, मतलब आज भी फॉसिल फ्यूल्स का जमकर उपयोग किया जा रहा है डेवलप कंट्रीज के द्वारा। क्लाइमेट एक्शंस में जो है वो ये इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा परेशान है। रिस्क यही है, टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा अगर एक्शन नहीं लिया तो। इंडिया के इनिशिएटिव के नाम थोड़े से याद रखना आपको ज़रूरी है, जो मैंने मेंशन कर दी है आपके लिए। और मिशन लाइफ वगैरह के थ्रू हम लोग लोकल एरियाज पर डेवलपमेंट आराम से जो है वो कर सकेंगे। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था यार ये। देखो एक और धमाकेदार आर्टिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 से जुड़ा हुआ। आप बोलोगे सर अब तो बोर हो गए, अब तो दूसरा आर्टिकल करवा दो। तो नहीं भाई, देखो क्या होता है कि हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ चीज़ें तो इंपॉर्टेंट मिल ही जाती हैं, और इन सबको क्लब करके जब आप एक आंसर में लिखोगे तो सोचो कि आपका एक आंसर कितना ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया लगेगा यार। तो कभी भी कोई चीज़ मिस नहीं करना ये सोच के कि अरे यार ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं इतनी बार, कुछ कोई ना कोई उसमें अलग चीज़ रहती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के टेक अवेज के बारे में बात करेंगे, जो आपको ऑलरेडी पहले ही पता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, जिसको हम लोग COP 29 कहते हैं, ये UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंडर आती है। जरा UNFCCC का फुल फॉर्म बता दो मुझे कमेंट बॉक्स पे। तो इस साल कहां पर हुई? तो आप जानते हो बाकू अजरबैजान में हुई, और इसका फोकस था क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन मार्केट्स और ग्लोबल एमिशन रिडक्शन। देखो 3 पॉइंट्स मिल गए, क्लाइमेट फाइनेंस, कार्बन मार्केट और ग्लोबल एमिशन रिडक्शन, ये 3 फोकस थे।
और रिसेंटली G20 समिट ब्राजील में भी क्लाइमेट को लेकर काफी डिस्कशन हुए, लेकिन जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और फॉसिल फ्यूल के रिडक्शन की बात हुई वो एक्सपेक्टेड टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाई। मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का जो रिजल्ट है, आउटकम जो है वो उतना अच्छा नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि डेवलप कंट्रीज ने $300 बिलियन पर ईयर का कमिटमेंट किया। कब तक के लिए? 2035 तक के लिए। बट चाहिए कितना था? $1.3 ट्रिलियन पर ईयर, या 5 से 7 ट्रिलियन पर ईयर तक की भी रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो आप सोचिए कि ये गैप इतना बड़ा है। ये फंडिंग मोस्टली प्राइवेट फाइनेंस और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से आएगी, जो ऑफन डेवलप कंट्रीज को फेवर करते हैं। तो यहां सिविल सर्विसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा। तो ये एक क्रिटिकल चैलेंज है जो आपके आंसर में हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि आपके आंसर्स में वो लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे कि आप क्या इनोवेटिव सोल्यूशन देते हो। तो अब बात करते हैं एक मेजर अचीवमेंट की। कार्बन मार्केट्स के ऊपर कुछ क्लियर गाइडलाइंस बनी है जो कि आर्टिकल 6.2 और 6.4 के पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस की गई थी। यहां प्रोसीजरल रूल सेट किए गए हैं कि कैसे कार्बन क्रेडिट्स ऑथराइज होंगे, एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी इंश्योर करना है और क्रेडिट को रिवोक करने का रिस्क कम करना है। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए यह एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट एफिशिएंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। लेकिन यहां एक चैलेंज भी है, डेवलपिंग कंट्रीज को इस ग्लोबल कार्बन मार्केट से इक्विटेबल बेनिफिट्स मिलेगा या नहीं, यह एक क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा कि पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने की बात हुई थी। पता है, यह कहा गया था कि फॉसिल फ्यूल्स को अब खत्म करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना है। इस बार भी इस पर कोई क्लियर सहमति नहीं बन पाई, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हो या G20 समिट हो। हालांकि एक अच्छी बात हुई है कि इंडोनेशिया ने संकल्प लिया है कि अपने सारे कोयले और फॉसिल फ्यूल प्लांट्स को 2040 तक रिटायर कर देगा। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। लेकिन पूरे दुनिया भर में अभी भी फॉसिल फ्यूल्स के फेज आउट में कंसेंसस की काफी ज्यादा कमी है। अब बात करते हैं फ्यूचर के रोड मैप की। तो कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज को स्केल अप करना होगा, बढ़ाना होगा, जो अभी तक लार्जली अनटेस्टेड है। डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, यह बात तो आपको अब याद हो चुकी होगी। और एग्रेसिव एमिशन रिडक्शन टारगेट्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने नए संकल्प लिए हैं। तो नोट्स के तौर पर आपको ऑलरेडी पता है भाई, आपको वो नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कार्बन मार्केट का नोट्स जो है वो मैं पहले आपके कवर अप करा चुका हूं, तो इसमें बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो इंडोनेशिया का प्लेज आप जरूर मेंशन कर लो, और फ्यूचर के चैलेंजेस आप मेंशन कर लो कि फ्यूचर में हमें फोकस रखना है कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी के ऊपर, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो और एमिशन रिडक्शन टारगेट्स पर हम लोग जो है वो काम करें। दैट्स इट। अब गाइस हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और ऐसे पेपर के लिए समझना जरूरी है कि सेक्युलरिज्म और कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने में इसका क्या रोल है। तो ये जो डिस्कशन है ये संभल उत्तर प्रदेश की एक रीसेंट कंट्रोवर्सी से इंस्पायर्ड है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां कम्युनल वायलेंस हुआ आफ्टर अ कोर्ट ऑर्डर ऑफ सर्वे ऑफ शाही जामा मस्जिद। तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस भी किया था ना कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इस मस्जिद का जो है वो सर्वे जो है वो करवाना है, राइट। क्यों? क्योंकि क्लेम किए गए कि इस मस्जिद जो है वो मंदिर के ऊपर जो है वो तैयार की गई है, बनाई गई है। तो पेटिशनर का कहना यह था कि मस्जिद एक एंशिएंट हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है। तो इस केस ने एक बार फिर से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर डिबेट को ट्रिगर कर दिया है। बट पिछले कुछ दिनों के आर्टिकल्स में हमें एक चीज क्लियर हो गई थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाई है और लोअर कोर्ट से यही कहा है कि भाई ऐसे कोई ऑर्डर पास मत करो जो इस प्रकार से कम्युनल वायलेंस करवा दें। याद आ रहा है आपको? तो यही सिचुएशन हमें ज्ञानवापी मस्जिद और 12वीं मस्जिद के केस में भी देखने को मिली थी। तो कानून क्या है ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, पिछले कुछ आर्टिकल से हम लोग कवर कर ही रहे हैं। तो 1991 में लागू हुआ ये कानून। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आपको समझना जरूरी, जो आपको ऑलरेडी पता है कि कानून कहता क्या है कि 15 अगस्त 1947 के रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो भी कैरेक्टर था वो स्टेटस क्यो यानी कि जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। एक्सेप्शन बताओ, इस कानून के अंदर एक्सेप्शन क्या था?
कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ जो रेगुलर है मेरे साथ। तो देखो ये जो टॉपिक रिपीट होते हैं ना, तो ये आपके रिवीजन के लिए होते हैं, आपका दिमाग को रिकॉल करवाने के लिए होते हैं। तो कमेंट करो। फिर कोई भी अटेम्प्ट को चेंज मतलब नहीं किया जाए, कोई भी अटेम्प्ट टू चेंज अ रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। कि भाई अगर किसी क्षेत्र में 15 अगस्त 1947 में वो मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, एक्सेप्ट वन। और वो कौन सा था? अयोध्या मंदिर, अयोध्या जन्मभूमि। सो फिर इसके अलावा कोर्ट्स में कोई भी चैलेंज जो किसी रिलीजियस साइट के स्टेटस को चेंज करे वो अलाउड नहीं था। यानी कि कोर्ट में कोई भी ऐसा केस जो है वो नहीं आएगा इस कानून के तहत जो रिलीजियस प्लेसेस के एक्चुअल ओरिजिन को जो है वो चैलेंज करे। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी 1991 के इस कानून के थ्रू, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये कानून का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि भाई लोग सेक्युलर पॉलिसी को बरकरार रखना, लोग मिलजुल कर रहे, शांतिपूर्वक रहे, कोई भी जो है वो लड़े झगड़े नहीं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तो सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन फाइल हुई हैं इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाते हुए। पेटिशनर का कहना है कि राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन कर रहा है ये, बट अभी रिसेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर चुका है ऑलरेडी। तो उसी के ऊपर एक डिटेल बेस्ड ये आर्टिकल था। लीगल एक्सपर्ट्स और सेक्युलरिज्म सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस कम्युनल यूनिटी को खत्म करते हैं, राइट? बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई अब लोअर कोर्ट्स इस प्रकार के फैसले जो है वो ना सुनाए, अवॉइड करें। अब कुछ चीजें सुन लो पहले। ज्ञानवापी केस 2022 में जो हुआ था, उस समय सीजेआई, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने क्लैरिफाई किया था कि कानून किसी इंक्वायरी को प्रोहिबिट नहीं करता जब तक वो साइट के कैरेक्टर ऑल्टर या कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। मतलब देखो, हमारे अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, राइट, किसी क्षेत्र की, अब देखो कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि उस जगह को हटाना है, बट हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर लोगों के सेंटीमेंट्स की बात करें तो अगर उस रिसर्च में वाकई में पाया गया कि वो मतलब किसी पुराने मंदिर के रिमेन्स पर जो है वो बनाया गया है, तो लड़ाई हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि मैं सहमत हूं। हमारे सीजीआई यूयू ललित साहब ने तो ये कहा था कि भाई रिसर्च इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, बट भाई रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में ही लफड़े भी तो हो सकते हैं, दंगे भी तो हो सकते हैं, उसको भी तो देखना है। तो क्यों ही करना है ऐसी चीज कि जो कम्युनल हार्मनी को जो है वो भड़काए। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर फाइनल ऑर्डर अभी तो दे ही दिया है। और अभी भी देखो, हालांकि इस केस से रिलेटेड और भी चीजें भी बाकी हैं, बट कोर्ट ने तो फटकार लगा दी है लोअर कोर्ट को। पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा था। गाइज, ये लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनकी वजह से कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट ना बोलना है ना लिखना है कि जो कि किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करे। जब भी रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें आए तो आपको तो अपने सामने क्या चीज़ मेंशन कर देनी है? कॉन्स्टिट्यूशन, बस, और लीगल चीज़ें, दैट्स इट। उसके अलावा खुद के ओपिनियन रिलीजन वाली चीज़ों पे मत वो डालना। सुप्रीम कोर्ट के, हाँ भाई ये कह सकते हो कि हाँ मुझे इनका ओपिनियन ठीक लगा, वीक लगा, वो सब चलेगा, बट खुद के पर्सनल ओपिनियन मत डालना रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब किसको हर्ट कर जाए यू डोंट नो। तो इसको अवॉइड करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। और ये शॉर्ट नोट्स देखो मैंने लिखवाई दिए हैं, हालांकि ये पहले भी करवा चुके हैं। जिसने नहीं मेंशन किए पहले नोट्स, वो आप कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर के बारे में आपने सुना है कि एक ऐसी शक्ति जो होती है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास होती है, जुडिशरी के पास होती है, माफ करने की शक्ति, राइट? कोई क्रिमिनल जो होता है उसकी सजा जो है वो माफ कर दी जाए, सजा कम कर दी जाए। सुना ही वाली चीज? ऑब्वियसली पॉलिटी पढ़ी होगी तो सुना ही होगा। तो जीएस पेपर 2 और पेपर 4 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए समझते हैं बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को। अब देखो, सबसे पहले तो पार्डनिंग पावर का कंसेप्ट समझते हैं। इसका ओरिजिन है रॉयल प्रीरोगेटिव ऑफ मर्सी, जो पहले मोनार्क्स यूज करते थे। तो रॉयल प्रीरोगेटिव ऑफ मर्सी यानी कि दया याचिका, जो दया देते थे ना, दया दिखाते थे, कौन लोग? मोनार्क, राजा लोग। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो राजा महाराजा के टाइम पीरियड से हुआ है, राइट? और जुडिशियल एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए या फिर हार्श पेनाल्टीज अवॉइड करने के लिए किया जाता था।
जैसे कि कोई कैदी है, उसको सजा मिल गई, बट राजा को लग रहा है कि नहीं यार ये बेचारा मासूम सा दिखने वाला प्यारा सा व्यक्ति, इसको काय को सजा मिल गई, चल ठीक है तेरी सजा माफ है ना। तो ऐसे राजा लोग करते थे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। या फिर कई बार ऐसा होता था कि अरे यार इसको तो बहुत ऑलरेडी दिक्कत है अपनी जिंदगी में, ठीक है इससे हो गया अपराध, बट चलो इसकी सजा जो है वो मौत की सजा ना सुनाओ, इसको आजीवन कारावास दे दो। तो ये भी होता है कि हार्श पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ये पावर अब एग्जीक्यूटिव के पास होती है, जो मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। यस। और अब समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये कैसे काम करता है। वहां प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है फेडरल क्राइम्स के लिए पार्डन देने की। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट किसी को भी क्राइम के लिए माफ कर सकते हैं, चाहे वो केस ट्रायल पर हो, चाहे चल रहा हो या खत्म हो चुका हो। वो किसी को भी, किसी भी क्रिमिनल को माफी दे सकते हैं। ये एब्सोल्यूट पावर है, 100% पावर है। लेकिन कंट्रोवर्सीज कैसे होती हैं? एक रीसेंट एग्जांपल है प्रेसिडेंट जॉय बिडेन का अपने बेटे हंटर बिडेन को फेडरल टैक्स और गन रिलेटेड क्राइम्स के लिए माफ करना। क्रिटिक्स का कहना है कि यह इंपार्शियल जस्टिस को अंडरमाइन करता है। हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे बिल क्लिंटन ने अपने हाफ ब्रदर को माफ कर दिया, साले को माफ कर दिया, या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सन इन लॉ के फादर को माफ कर दिया कि चल ठीक है भाई, मेरा तू दमाद है, कोई बात नहीं, तेरे बाप को सजा नहीं होने देंगे। तो ये सब दिखाता है कि कैसे पावर का मिसयूज होता है। देखो आप, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, जॉय बिडेन, इनने गद्दी में बैठकर किस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज किया है। पता लगा आपको एक बेहतरीन चीज? अब इंडिया का ये पार्डनिंग पावर सिस्टम समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, इसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो मर्सी पिटीशन को कंसिडर कर सकते हैं पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव देने के लिए। क्या मुझे आप, जो मैंने ये 5 चीजें आपको बताई है, इसको डिफाइन कर सकते हो इंडिविजुअली कि क्या है इसकी डेफिनेशन? ये जीएस का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि पार्डन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है। तो प्रेसिडेंट के पास माफ करने की ये 5 शक्तियां हैं। गवर्नर के पास भी सेम पावर है, बट वो स्टेट लेवल पर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पावर सॉवरेन है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट या गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि पार्डनिंग पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए कि पार्डनिंग पावर क्या जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, कि अगर प्रेसिडेंट अगर कोई भी मनमानी तरीके से अगर इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड भी करवा सकती है। लेकिन ये पावर कंट्रोवर्सीज के बिना नहीं है। आइए क्रिटिसिज्म समझते हैं। अक्सर ये पावर जुडिशियल एरर को करेक्ट करने के बजाय पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज होती हैं। इंडिया में मर्सी पिटीशन प्रोसेस काफी स्लो और ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। यूके जैसी कंट्रीज में क्रिमिनल केसेस रिव्यू कमीशन बनाया गया है जो जुडिशियल एरर को इन्वेस्टिगेट करता है। ये मिसयूज को काफी रिड्यूस करते हैं। बट यूएसए के अंदर भी तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास तो मनमानी शक्ति है, बट एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर एटलीस्ट क्रॉस और चेक का तो मामला है ना। इंडिया में जो कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ इज अबव ऑल, है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं ना कि कानून सबसे ऊपर है, कानून के समक्ष सभी लोग इक्वल हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये इंडिया के अंदर सही डिफाइंड होता है। तो ऐसे आप अपने आंसर, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कंक्लूड कर सकते हो। देखो आपको कितनी बेहतरीन चीज आज मिली है। तो पार्डनिंग पावर मैं नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया आप लोग के लिए कि ये कहां से ओरिजिन हुआ है। और एब्सोल्यूट यूएस के कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्यूट पावर दी जाती है, 100% पावर दी जाती है फेडरल क्राइम्स के लिए। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 161 है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की आवश्यकता होती है, और जुडिशियल रिव्यू भी इसमें लिया जा सकता है।
क्रिटिसिज्म यही है इसका, पॉलिटिकल मिसयूज भी होता है, कई बार डिले भी हो जाता है, कई बार ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को बेहतर बनाना है, इंडिपेंडेंट रिव्यू कमीशन को लेकर आना है, आर्बिट्ररी और नेपोटिज्म को रोकने के लिए। तो बस दैट्स इट गाइस, देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। तो रेगुलर बने रहो, मजा आता रहेगा। सो गाइस, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टॉपिक को हमने कल भी डिस्कस किया था। आपको पता है यार, ये ऐसी ट्रेजेडी थी 1984 की कि जिसमें हज़ारों लोगों की जो है वो मौतें हो गई, और आज की डेट में लाखों लोग जो है वो इसके कारण पीड़ित भी हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे गाइस डिटेल में। तो सबसे पहले 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक मैसिव इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ये एक्सीडेंट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी कि यूसीआईएल के प्लांट में हुआ, जहां से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस जो है वो लीक हो गई। रिजल्ट ये देखने को मिले कि 3,787 लोगों की जान चली गई और 5,58,125 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। उस दिन जो लोग अफेक्टेड थे उनमें 3,900 लोग ऐसे थे जो परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हो गए, और ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, रियलिटी जो है वो कुछ और कहती है। तो ये इवेंट हमारे लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इसके एनवायरमेंट और गवर्नेंस पर भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिले, जो आपके सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वो जहरीली गैस की जिसके कारण से ये डिजास्टर हुआ। तो टॉक्सिन्स जो थे, जो जहर जो था, वो प्लांट के आसपास की एयर और मिट्टी और पानी में फैल गया। उसमें काफी डेंजरस केमिकल्स थे। सबसे पहले हमारे पास था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस, जो डायरेक्टली गैस लीक का रीजन थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स थे प्लांट के आसपास के एनवायरमेंट में, जैसे कि हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन। ये सब केमिकल सॉइल, एयर और वाटर में लॉन्ग टर्म कंटामिनेशन कॉज कर रहे हैं। यानी कि आज भी उस क्षेत्र की मिट्टी, पानी, हवा सब कंटामिनेटेड है, सब प्रदूषित है या दूषित है। और इसके साथ साथ कुछ हैवी मेटल्स भी हैं, जैसे लेड, मरकुरी, क्रोमियम, कॉपर, निकल। ये मेटल काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में डिटेक्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये जहरीली गैस किस तरह से ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है। गाइस, इसका इंपैक्ट काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के रूप में देखने को मिलता है। अगर लेड की बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है, स्टमक कैंसर और डेवलपमेंटल डिलेस का रीजन भी हो सकता है। यानी कि बच्चा जो है वो, उसका ब्रेन, उसकी बॉडी जल्दी डेवलप नहीं होगी, यानी कि टाइम पे डेवलप नहीं होगी। फिर क्रोमियम, ये DNA को डैमेज कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और साइटोटॉक्सिन रिएक्शन भी लीड कर सकता है। इवन कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात करें तो ये लीवर और किडनी को डैमेज कर देता है, और इससे टॉक्सिसिटी का रिस्क भी इंक्रीज होता है। फिर POPs यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये कैंसर, इम्यून सिस्टम को खराब करना और हार्मोनल इंबैलेंस का रीजन बन सकता है। तो अब यह समझना जरूरी है कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। जब यह डिजास्टर हुआ तो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जो अब डाउ केमिकल्स के अंडर है, इन्होंने कभी भी फुल एक्सटेंट ऑफ केमिकल्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं करी। जितना कंपनसेशन विक्टिम को मिला वो भी बहुत कम था, सिर्फ 25,000 रुपए, जो लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज के लिए पर्याप्त नहीं था। इवन दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट डिस्पोज के लिए ऑर्डर्स दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार और बाकी अथॉरिटीज ने काफी डिले किया है एक्शन लेने में। और पिछले आर्टिकल्स, यानी कि पिछले दिनों की अगर हम बात करें, जब हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, तब हमने ये भी देखा था कि आज भी उस क्षेत्र में काफी सारे टॉक्सिक वेस्ट अभी भी हैं, हजार्डस वेस्ट अभी भी हैं। तो ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो अब भी सराउंडिंग एरियाज में ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं। ये कंटामिनेशन वाटर सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है और लोकल रेसिडेंट्स की हेल्थ पे भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाल रहा है। आज भी रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि लोग 40 साल बाद भी अफेक्टेड हैं और कंटामिनेशन के लेवल बहुत हाई है। एक और मेजर इश्यूज है वेस्ट मैनेजमेंट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ने बार बार ऑर्डर दिया था कि
337 टन टॉक्सिक वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, लेकिन इन्फोर्समेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट की कमी की वजह से वेस्ट डिस्पोजल की प्रोसेस अभी भी रुकी हुई है। इस वजह से रेमिडिएशन एफर्ट्स काफी स्लो हो गए हैं। सो हमने इस टॉपिक में जो है वो समझा भोपाल ट्रेजेडी के बाद एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट हुआ, कौन से इसमें जहर टॉक्सिन्स इन्वॉल्व थे, उनका हेल्थ पर क्या इंपैक्ट है, और किस तरह से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बना दिया। तो देखो ये टॉपिक जीएस पेपर 3, पेपर 2, पेपर 4 सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स में आप देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। टॉक्सिन कौन से हैं वो भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया जिससे कि आप लिख पाए। हेल्थ पर इसके क्या इंपैक्ट्स हैं उसके भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। यूनियन कार्बाइड का रिस्पॉन्स क्या था तो वो भी मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है वो भी मैंने आपको बताया। इवन नोट्स में आपके लिए ये भी मेंशन है कि एनवायरमेंट पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो आप अपने मेंस में लिख सकते हो, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से कवर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर इंडिया की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में। तो जीएस पेपर 2, 3, 4 सभी के लिए रेलिवेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया की बायोडायवर्सिटी के बारे में। गाइस इंडिया दुनिया की टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 2.4% है, बट अगर प्रजाति की बात करें तो दुनिया की टोटल प्रजाति में 7 से 8% प्रजातियां इंडिया के पास है। मतलब हमारे पास 45,000 प्लांट की प्रजातियां और 91,000 एनिमल की प्रजातियां हैं। तो देखो कितना बड़ा नंबर है ये। इंडिया में 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स हैं और हमारे देश में 8.58% मैमेलियन स्पीसीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और प्लांट्स भी हैं। ये नंबर्स हमें दिखाता है कि हम कितने रिच हैं अपनी जैव विविधता में, यानी कि बायोडायवर्सिटी में। अब बात करते हैं वर्ल्ड और नेशनल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। इंडिया में 4 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये हैं हिमालयास, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट श्रीलंका और सुंदरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है। ये रीजन स्पेशली वल्नरेबल है क्योंकि यहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि यहाँ की जो मूल निवासी वाली जो स्पीसीज है ना, ओरिजिनल स्पीसीज, जो ये क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती हैं, उनको सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट लॉस का, यानी कि इनका जो आवास है वो खत्म होता जा रहा है। इंडिया की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से 2022 में हमारे पास 73 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज थी। इनमें से कुछ वेल नोन स्पीसीज हैं जैसे कश्मीर स्टैग यानी कि हंगुल, मालाबर लार्ज स्पॉटेड साइवेट, निकोबार श्रीव और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये जो 73 स्पीसीज हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, उनमें से 9 मैमल स्पीसीज में से 8 सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। मतलब ये प्रजाति इंडिया की एंडेमिक है। लायंस, टाइगर्स, चीता जैसे एनिमल काफी अटेंशन लेते हैं, लेकिन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट के बस छोटा सा हिस्सा है। अब चैलेंजेस भी हैं कंजर्वेशन में, यानी कि संरक्षण में। इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से बायोडायवर्सिटी को मेजर खतरा है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शिकारियों का और उनको पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है, इसके चलते उनके लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। इंडिया की कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ के लिए। हमारी सिविलाइजेशन में वाइल्ड लाइफ को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स हमारे रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस में इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया के वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स भी काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये अनफेंस्ड हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अफ्रीका के बारे में बात करें ना हम लोग, तो अफ्रीका के अंदर तो पिंजरों में रखा जाता है, जालियों में रखा जाता है, फेंसिंग में रखा जाता है, बट हमारे यहाँ फेंसिंग वेंसिंग कुछ नहीं है, ओपनली। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे हमारा ये जानना जरूरी है कि हमें अपनी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गाइस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का ये मैसेज हमें ये सिखाता है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो। मैंने आंकड़े आपको मेंशन कर दिए कि इंडिया के पास कितनी प्रजातियां हैं, कितना लैंड मास एरिया है। 34 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में 4 हमारे पास है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, और वो कौन से वो मैंने मेंशन कर दिया। IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड
73 स्पीसीज है हमारे यहाँ। और चैलेंजेस क्या क्या है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इंडिया की वाइल्ड लाइफ जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, रिलीजन के साथ और कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ भी कनेक्टेड है। और एक यूनिक फीचर हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनफेंस्ड है, यानी कि कोई फेंसिंग उसमें नहीं लगाई गई है। अब गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक सामने आ रहा है, ECDNA, जो कि रीसेंट स्टडीज में दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा अभी साइंस कॉलम में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी से रिलेटेड तो बहुत टॉपिक आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ECDNA क्या है, ये कैसे कैंसर ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है और क्यों ये जेनेटिक थ्योरीज को चैलेंज कर रहा है। तो व्हाट इज ECDNA, सबसे पहले ये समझते हैं। ECDNA का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ये एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे सेल्स में क्रोमोसोमल DNA के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्रोमोसोम्स में जो DNA होता है वही हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स होता है। यस, लेकिन कभी कभी DNA रेप्लिकेशन के दौरान या DNA मल्टीप्लाई होते हैं ना, उसके दौरान या डैमेज क्रोमोसोम की वजह से एक छोटा सा फ्रेगमेंट DNA के सेल के अंदर क्रोमोसोमल DNA के अलावा भी बन जाता है। यह फ्रेगमेंट होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल और जिसे हम ECDNA कहते हैं। तो अब सिंपल शब्दों में समझ में आए ECDNA क्या है। जनरली हम क्रोमोसोम्स को देखकर पता लगा लेते हैं कि भाई पूरा का पूरा किस व्यक्ति का DNA कैसा है, राइट, यानी कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, DNA की इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है क्रोमोसोम्स में। बट उसके अलावा भी जो ये DNA होता है ना, जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है ECDNA। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ECDNA में मतलब म्यूटेटेड ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कैंसर के प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये। तो आपको ये जानना काफी इंपॉर्टेंट और आपको शॉक भी लगेगा, लेकिन इनिशियली ये ECDNA सिर्फ 1.4% ट्यूमर्स में ही दिखाई देते हैं। अब रीसेंट स्टडीज ये बता रही हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 17% ट्यूमर सैंपल में दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर लाइपोस सरकोमास, ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर में दिखाई देते हैं। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ECDNA का प्रिविलेंस काफी पुअर ट्रीटमेंट आउटकम से कोरिलेट करता है। मतलब अगर किसी पेशेंट में ECDNA ज्यादा है तो ट्रीटमेंट आउटकम्स भी उतने ही पुअर होते हैं, खराब होते हैं। इसका मेटास्टेटिस यानी कैंसर के स्प्रेड होने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सबसे इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस में भी ECDNA का मेजर रोल है। अब ये जो ECDNA है ये हमारी पुरानी जेनेटिक थ्योरीज को चैलेंज कर रहा है। आपने शायद पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में, जो क्लासिक जेनेटिक का एक पार्ट होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट अलग अलग क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, लेकिन ECDNA का बिहेवियर कुछ अलग है। क्या होता है ये? तो जब सेल डिवाइड होते हैं, आपको ये चीज तो पता है कि सेल आपस में डिवाइड होते हैं, तो ECDNA का सेग्रीगेशन का प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं होता। इसका कोऑर्डिनेटेड सेग्रीगेशन होता है जो सजेस्ट करता है कि ECDNA का बिहेवियर ट्रेडिशनल जेनेटिक लॉ से थोड़ा सा अलग है। ये ट्यूमर की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है और ट्यूमर सेल्स को सरवाइव करने में मदद करता है। तो इसका मतलब यह है कि ECDNA ने पुराने रूल्स की थ्योरी को कैंसिल कर दिया। तो अच्छा, अभी तक आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऊपर से चली होंगी। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली नो। मैं इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि कब बॉल जो है वो बाउंस हो गई, चली गई। अब सुनो भाई, सिंपल शब्दों में पूरी चीज को मैं समराइज कर दूं। ECDNA कैंसर की यानी कि बॉडी के अंदर ECDNA ज्यादा, ECDNA तो समझ में आ चुका है ना, पहले मैंने बताया था क्या है, फिर से रिपीट कर दो। चलो, एक व्यक्ति की बॉडी के अंदर अगर हमको जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखनी है, उसके जीन्स के बारे में पता करना है, तो हम DNA को स्टडी करते हैं। ECDNA मतलब एक्स्ट्रा DNA, मतलब क्रोमोसोम के बाहर अगर कोई DNA तो वो ECDNA है ना। किसी व्यक्ति की बॉडी में अगर ये चीज ज्यादा है तो कैंसर का ट्रीटमेंट उस व्यक्ति के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज है, मेन प्रॉब्लम ये है। ये क्या करता है, ECDNA होने के कारण कैंसर का सेल और तेजी से ग्रो करने लगता है
और कैंसर का सेल अच्छे से सर्वाइव कर लेता है इसके कारण। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार रिसर्च का क्या फायदा हो सकता है। रीसेंट पेपर्स जो नेचर जर्नल में पब्लिश हुए हैं, उन्होंने 6 ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज पब्लिश की हैं जो एक्सप्लेन करती हैं ईसीडीएनए के फॉर्मेशन और कैंसर पर उसका इंपैक्ट। रिसर्चर्स ने कुछ दवाइयां भी आइडेंटिफाई की हैं जो सिलेक्टिवली टारगेट करती हैं ईसीडीएनए को। ये दवाई ओवरी कैंसर, लंग कैंसर और दूसरे एग्रेसिव कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम पता लग गई कि जिस व्यक्ति की बॉडी में अगर कैंसर को कंट्रोल करना है और उस व्यक्ति मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट करना है और उस व्यक्ति की बॉडी में ईसीडीएनए है, ये भी अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो उस व्यक्ति को कैंसर की ट्रीटमेंट बेहतर उसको मिल सके और उसको बचाया जा सकता है। देखो, कैंसर का भी ट्रीटमेंट नहीं है, यू नो अबाउट इट, उसकी थेरेपीज वगैरह है, बट एक चीज तो पता लग गई कि जिस व्यक्ति की बॉडी में ईसीडीएनए है उस व्यक्ति को अगर कैंसर है और ज्यादा ईसीडीएनए है तो दिक्कतें हो सकती है। ट्यूमर सेल काफी तेजी से बढ़ेगा, तो पहले ईसीडीएनए को ठीक करो, उसके लिए दवाइयां भी सजेस्ट हो गई। तो ईसीडीएनए को टारगेट करने से कैंसर ट्रीटमेंट में नई उम्मीद मिल सकती है, खास करके उन कैंसर्स को जो रेजिस्टेंट हो गए हैं ट्रेडिशनल थेरेपीज के। समझे आप बात? तो अगर हम ईसीडीएनए को टारगेट कर पाए तो इस कैंसर ट्रीटमेंट बहुत इंप्रूव हो सकता है इससे, क्योंकि अब हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए स्पेसिफिक जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज को टारगेट कर सकते हैं, जैसे ईसीडीएनए। तो ये डिस्कवरी पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ एक कदम और बढ़ा रही है, जिसमें हर पेशेंट के जेनेटिक मेकअप को समझकर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो आप शॉर्ट नोट्स लिख लो, ईसीडीएनए का मैंने फुल फॉर्म आपके लिए दे दिया है, ये आप मेंशन कर सकते हो। ये जेनेटिक मटेरियल है जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए के बाहर एग्जिस्ट करता है। ये डैमेज क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए रेप्लिकेशन एरर की वजह से बनता है। ईसीडीएनए में जो म्यूटेटेड ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं और कीमोथेरेपी को रेजिस्ट करते हैं, उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। इनिशियली 1.4% में ये पाया गया था, बट अब 17% में कैंसर केसेस में ये देखने को मिल रहा है और ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, लिपो सार्कोमास में देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस यही है कि ईसीडीएनए की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इसने चैलेंज किया है और ट्यूमर सेल्स में ईसीडीएनए का बिहेवियर ट्रेडिशनल जेनेटिक इनहेरिटेंस से अलग होता है। और न्यू रिसर्च में जो नेचर जर्नल में हम लोग को देखने को मिली, इन्होंने ड्रग्स भी बताए, दवाइयां भी बताई है जो ईसीडीएनए को टारगेट कर सकती हैं और इससे हम लोग जो है वो जो कैंसर पेशेंट्स को जो असर नहीं हो रहा है दवाइयों का, तो हो सकता है कि उनकी बॉडी में ईसीडीएनए हो और इसको हम टारगेट करके उनको कैंसर रेजिस्टेंट थेरेपी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट? तो देखो, ये बहुत बड़ी रिसर्च है गाइस। और लास्ट लेक्चर में समीर ने और ईशा ठाकुर ने जो है वो बहुत बढ़िया आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड। इसी प्रकार से जो है वो आंसर देते चलिए, सिलेक्शन को हासिल करते चलिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।